रंग दे बसंती, क्या कहूँ इस फिल्म के बारे में। सीन्स 10 ऑन 10, गाने 10 ऑन 10, सिनेमाटोग्राफी 10 में से 101, डीजे और दोस्तों का किले से कूदना, मस्ती की पाठशाला के अंत में इंडिया गेट का चक्कर, खून चला का इमोशन और मेरा फेवरेट वो डायलॉग, कॉलेज के गेट के उस पार हम लाइफ को नचाते हैं, इस पार लाइफ हमें नचाती है। एब्सोल्यूट सिनेमा। हम लेट मिलेनियल्स और अर्ली जेनजीज इसी फिल्म को आदर्श मानते हुए बड़े हुए हैं, लेकिन आज 20 साल बाद जब इसे दोबारा देखते हैं तो समझ आता है, न तब इस फिल्म का सेंस पूरी तरह बनता था, ना आज बनता है। मैं अपने ओपिनियंस के लिए एंटाइटल्ड हूं, आप भी हैं। किसी फिल्म में कितनी ही बेहतरीन एक्टिंग हो, एल्बम A1 हो, सीन दिल छू लेने वाले हो, फिर भी अगर उसका कोर आइडिया ही देशपूर्ण हो तो सिनेमा उसे छुपा नहीं सकता। रंग दे बसंती का प्रोपेगेंडा बेहद सरल था, लेकिन उतनी ही चालाकी से लेयर्ड भी। उसे समझने के लिए संदर्भ जरूरी है। पहली बार देखने पर यह देशभक्ति लगती है, नफरत की राजनीति को राष्ट्रवादी भावनाओं में इतनी सफाई से लपेट दिया गया कि लगे नहीं यार, बात तो सही है, दिक्कत तो है। 2006 में रिलीज हुई रंग दे बसंती में कई खामियां थी। वही प्रोपेगेंडा जिसके लिए आज यही इंटेलेक्चुअल्स दूसरे फिल्मकारों पर लांछन उछालते हैं। फिल्म के निर्देशक राकेश ओम प्रकाश मेहरा एक इंटरव्यू में कहते हैं कि ये पूछना बेवकूफ़ी है कि आज के समय में ऐसी फिल्म बन सकती है या नहीं। अगर इरादे सही हो तो क्यों नहीं, बस इतना है कि इनके इरादे नेक थे ही नहीं। फिल्म पर आगे बढ़ने से पहले इसके चुने हुए नामों पर नजर डालना जरूरी है। आमिर खान, सिद्धार्थ, अतुल कुलकर्णी, AR रहमान, के रैना। आज अगर इन्हें राजनीति के लेंस से देखें तो बहुत सी बातें अपने आप साफ होने लगती हैं। खैर, लक्ष्मण पांडे का किरदार बजरंग दल जैसी संगठनात्मक मानसिकता का प्रतिनिधि एक मुसलमान अशफाक के साथ खाना नहीं खाता, उसे देशद्रोही कहता है। अशफाक का परिवार एक भावनात्मक दृश्य में कहता है कि इस मुल्क ने उन्हें कभी अपना माना ही नहीं, यानी एक हिंदू एक मुसलमान को अपना मान ही नहीं सकता। बजरंग दल प्रॉब्लमैटिक है, ये प्रोपेगेंडा की पहली परत है। दूसरी और सबसे महत्वपूर्ण परत मिग विमानों की, राष्ट्रवाद की और राजनीति की। फिल्म में रक्षा मंत्री के किरदार को अगर ध्यान से देखें तो वो किसी काल्पनिक व्यक्ति की तरह नहीं, बल्कि एक जाने पहचाने चेहरे की छाया जैसा लगता है। उसका पहनावा, बॉडी लैंग्वेज, यहाँ तक कि मेकअप भी, सब कुछ अनायास नहीं बल्कि एक सोची समझी दिशा में संकेत करता है। बैकग्राउंड में दिखाए गए भगवा कपड़ों वाले कार्यकर्ता इस संकेत को और साफ कर देते हैं। फिल्म का एक अहम भावनात्मक मोड़, फाइटर पायलट की मौत 2002 के जालंधर MiG-21 हादसे से प्रेरित लगता है, जिसमें 8 लोगों की जान गई थी। वास्तविक घटना में पायलट इजेक्ट कर चुका था, लेकिन फिल्म में उसी हादसे को इस तरह बदला गया कि पायलट आबादी बचाने के लिए विमान मोड़ देता है और शहीद हो जाता है। एक तकनीकी और संरचनात्मक विफलता को नैतिक नाटक में बदल दिया जाता है। यहीं से फिल्म का दूसरा और कहीं ज्यादा गंभीर स्तर सामने आता है। फिल्म 2006 में रिलीज होती है। सत्ता में सरकार कौन सी थी? UPA। लेकिन भ्रष्ट और असंवेदनशील रक्षा मंत्री की छवि किस दौर से उठाई गई? NDA काल से। मिग दुर्घटनाओं की जिम्मेदारी चुपचाप एक केसरिया सरकार पर डाल दी जाती है, जबकि तथ्य कुछ और कहानी कहते हैं। NDA शासन के दौरान किसी बड़े मिग खरीद समझौते पर हस्ताक्षर नहीं हुए। खराब स्पेयर पार्ट्स की समस्या 1995 से 97 के बीच ब्रिटिश बिचौलियों के जरिए आई थी, जब NDA सत्ता में ही नहीं था। मिथ्स एंड रियलिटी ऑफ सिक्योरिटी एंड पब्लिक अफेयर्स जैसे स्रोत इस बात की पुष्टि करते हैं। सच ये भी है कि ट्रेनर, एयरक्राफ्ट और पुरानी फ्लीट की समस्या 1980 के दशक से चली आ रही है। वायुसेना प्रमुखों ने बार बार दुर्घटनाओं की संख्या पर चिंता जताई थी। 1999 में भी जो NDA सरकार का पहला साल था, ये साफ किया गया था कि ये समस्याएं अचानक पैदा नहीं हुई थी। खुद जॉर्ज फर्नांडिस ने एक मिग में उड़ान भरकर उसकी एयरवर्थनेस साबित करने की कोशिश की थी, जो भ्रष्ट मंत्री की छवि से बिल्कुल मेल नहीं खाती। लेकिन फिल्म को तथ्यों से ज्यादा एक आसान खलनायक की जरूरत थी।
और फिर आता है सबसे खतरनाक हिस्सा। फिल्म अराजकता को वैचारिक नैतिकता में बदल देती है। रक्षा मंत्री की हत्या, उसके पिता की हत्या, रेडियो स्टेशन पर कब्जा, पूरी कार्यप्रणाली माओवादी पैटर्न जैसी लगती है। और जब राज्य प्रतिक्रिया करता है तो दर्शक को भावनात्मक रूप से इस निष्कर्ष तक पहुंचाया जाता है कि मारने वाले गलत हैं और मारे गए सही। ये वो साल थे जब तत्कालीन शासन व्यवस्था नेशनल एडवाइजरी काउंसिल के कब्जे में आई थी। और ये याद कराने की जरूरत नहीं कि काउंसिल में कैसे और किस किस तरह के अर्बन नक्सल मौजूद थे। तो जो लोग तब के शासन व्यवस्था का हिस्सा थे, वैसे ही लोगों को इस मूवी ने हीरो बनाकर पेश किया। विडंबना ये है कि जिस एनडीए शासन पर उंगली उछाली गई, रंग दे बसंती का असली स्क्रिप्ट बाद में यूपीए सरकार ने अपनाया। घोटाले हुए, कॉमनवेल्थ गेम्स सबसे बड़ा उदाहरण। और जब जवाबदेही की मांग उठी तो आंदोलनों को बेरहमी से कुचला गया। एक महिला की मौत तक हुई। फिल्म की कहानी भले ही साधारण हो, लेकिन उसका संदेश खतरनाक था। 2006 का समय यूं ही नहीं चुना गया था। 2004 में एनडीए की हार के बाद युवा मानस पर असर डालना जरूरी था। फिल्मकारों के वैचारिक झुकाव और निर्माता के राजनीतिक परिवेश को समझे बिना इस फिल्म को समझना अधूरा रहेगा। ये सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, ये परसेप्शन वॉरफेयर यानी धारणा युद्ध था। धारणा युद्ध सिर्फ नीतियों या चुनावों तक सीमित नहीं होता, उसका असली मैदान संस्कृति होती है। और भारत में संस्कृति का सबसे प्रभावशाली माध्यम सिनेमा है। जिस पीढ़ी ने आज़ादी की लड़ाई नहीं देखी, जिसने विभाजन नहीं जिया, उसके लिए देशभक्ति किताबों या भाषणों से नहीं बल्कि पर्दे से गढ़ी जाती है। और जब वही पर्दा राष्ट्रवाद की परिभाषा बदलने लगे तो उसका असर पीढ़ियों पर पड़ता है। 70 के दशक के बाद देशभक्ति वाली फिल्में कम होती चली गईं। बनी भी तो मनोज कुमार जैसे किरदार नहीं आए। वो देशभक्ति, राष्ट्रवादी भावना नई पीढ़ी में रेजोनेट नहीं कर पाई। ये आधुनिक काल था, बदलता भारत, जहां युवाओं के लिए रंग दे बसंती के किरदारों की तरह सोचना सामान्य हो गया। डिग्री लेते ही विदेश चले जाना। ऐसे में उसी राष्ट्रवादी भावना के खालीपन को भरने की कोशिश रंग दे बसंती ने की। शहीद भगत सिंह की प्रतिमा और त्याग का नकाब ओढ़कर। उद्देश्य नई पीढ़ी को तथ्य नहीं बल्कि सिनेमा को समाज का आईना बताना था। और इस मायने में रंग दे बसंती आज भी सफल है। विडंबना ये है कि हर दशक में ऐसी फिल्में बनती है। राष्ट्रवाद कभी सच्चा होता है तो कभी रंग दे बसंती जैसा। यही वे लोग हैं जिन्हें धुरंधर और कश्मीर फाइल से दिक्कत है, क्योंकि वे उनके प्रोपेगेंडा में फिट नहीं बैठती। राकेश ओम प्रकाश मेहरा की एक बात सही है, रंग दे बसंती 20 साल पहले भी प्रासंगिक थी और आने वाले कई दशकों तक प्रासंगिक रहेगी, क्योंकि ये ऐसा मुद्दा है जिसे आलोचक भी देखेंगे और तारीफ करने वाले भी। फिल्म भले ही प्रासंगिक रहे, लेकिन उसका प्रोपेगेंडा नहीं, और इसे पहचानने की जिम्मेदारी हम जैसे लोगों की है। जय हिंद, जय भारत।